पीपल्स पार्टी को इतनी ही तकलीफ है तो कौमी असम्बली के अंदर उनके खिलाफ एक करारदाद पेश कर दें। अगर आप कश्मीरियों से इतने ही हमदर्द हैं तो आप कौमी असम्बली में जाके कर ले, एक करारदाद पेश कर दें। IPP एक ऐसी ही हकीकत है जैसे एक खूबसूरत क्या नाम है अदाकारा के मुंह पे फोड़ा निकला है। मतलब MQM को तो पता है, उनको भी पता है कि उन्होंने उसी तनख्वाह में काम करना। अगर वो अलहदा हो गए दैट विल बी द मिरेकल ऑफ द सेंचुरी। अगर वो अलहदा हो, राणा साहब सही मानों में अगर ऑपोजिशन रैंक्स में आ जाए तो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनेगा बहुत सीरियस, बिकॉज उनके पास ठीक पावर है। वो इतने बड़े बड़े जलसे कर सकते, PTI नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता इन हालात में। तो वो तो रेट अपना ऊपर लेके जाते हैं, फिर जहां उन्हें कीमत मिले वहां पे वो बैठ जाते हैं। क्योंकि जो जबान वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे हैरानगी हो रही है कि मौलाना इमरान खान के खिलाफ जो ये सारा कुछ भी हुआ उसका सरखेल थे। और वो कहाँ से हिदायत मिलती थी? वो खुद मानते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें बुलाया और हमें कहा कैसे करो, मैं था, बिलावल था, शहबाज था, अब जैसे MQM की डोरे किसी और ने हिलाई, जो जुबैर साहब भी बात कर रहे थे वैसे मौलाना साहब तो उन्हें ग्रीन सिग्नल वहां से नहीं मिलता। हाँ, मौलाना जो है वो जो कुछ भी आज कह रहे हैं वो इसीलिए लोग यकीन नहीं कर रहे कि मौलाना तो इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे थे और फिर उन्होंने एतराफ़ किया था कि मुझे ऊपर बैठी हुई एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप वापस जाएं, हम 4-5 इस्तीफे दिलवाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, सियासी और मुआशी महाज पर हुकूमत को इस वक्त सख्त चैलेंजेस दरपेश है। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के होने वाले आम इंतखाबात से पहले हुकूमत इत्तेहाद में खलीज पैदा हो गई है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में मशरूफ बिलावल भुट्टो ने वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को निशाने पर ले लिया और आज़ाद कश्मीर के रहायशियों से मुतालिक उनके मुतनाज़िब बयान पर उन्हें काबीना से हटाए जाने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल ने सवाल ये उठाया है कि क्या कश्मीरियों से मुतालिक ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी है या फिर उनकी जाती राय। दूसरी जानिब MQM भी गवर्नरशिप न मिलने पर खासी नाराज है और इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी दे चुकी है, जबकि मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी में है। इसके अलावा PTI की 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल और पीपल्स पार्टी के 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान जलसे के ऐलान ने सियासी टेम्परेचर में मजीद इजाफा कर दिया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि हुकूमत बैक वक्त अपोजिशन और इत्तेहादियों के चैलेंज से निपटेगी कैसे। दूसरी जानिब मईशत के मैदान में भी खबरें हौसला अफजा नहीं। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर करते हुए औसत शरह 8.4% रहने का तखमीना लगाया है, जो कि हुकूमत के 8.2% के हदफ से खासा ज्यादा है। अगरचे आइंदा 4 माली सालों में महंगाई में कमी की पेशगोई की गई है, मगर हफ्तावार बुनियादों पर अशिया खुरनोश की कीमतों में 1.4% इजाफा आम आदमी की कुव्वत खरीद पर मजीद बोझ बन रहा है। सवाल ये उठता है कि इस महंगाई की असल जिम्मेदारी आलमी बहरान पर आयद होती है या फिर ये दाखिलीना अहली का नतीजा है, और क्या हुकूमत की मुआशी सिमत दुरुस्त रुख पर है। इस पर भी हम प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे, जबकि आखिर में बात होगी मशरिक वुस्ता की, जहां आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान के पुलों, बिजली घरों और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि जवाब में ईरान ने खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी तंसीबात पर हमले किए हैं। सेंटकॉम ने उर्दन में वाक़ई अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले के नतीजे में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत जबकि एक एहलकार के लापता होने की तस्दीक की है। इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को सख्त तरीन हिदायत जारी करते हुए कहा कि ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। इन हालात में सबसे अहम सवाल ये कि क्या सिफारतकारी की कोई गुंजाइश बाकी बची है या दोनों ममालिक एक लामुतनाही जंग के जाने बढ़ रहे हैं, और क्या अमेरिकी फौजियों की हलाकत इस जंग में शिद्दत का नया मोड़ साबित होगी। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिस पर मुझे ज्वाइन करें राना साहब, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, आप इसे आगाज करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का देने के लिए। सर, हमने GB इलेक्शन में भी देखा कि लफ्जी तकरार
होती रही जीबी इलेक्शन के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ। फिर अभी जब आजाद कश्मीर के इलेक्शन में तकरीबन एक ही हफ्ता बाकी बचा है तो भी हम देख रहे हैं कि वो खासे ताक के निशान लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पर, और सीधा सीधा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ख्वाजा आसिफ साहब को जो है ना वो हुकूमत से निकालने का मुतालबा भी किया है। आपको लगता है पीएम साहब को सीरियस लेंगे उनके इस मुतालबे को? और दूसरा ये भी कि अगर पीएम साहब कोई एक्शन नहीं लेते तो क्या मालूम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर उन्हें कश्मीरी अवाम का इतना ही दुख है तो वो इस सिलसिले में कोई ना कोई एक्शन ले ले। प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उनको पता है कि बिलावल भुट्टो को अपनी सियासत करनी है और जेन्युइन मतलब इतराजात होते हैं पीपल्स पार्टी के बहुत दफा। मतलब ये नहीं कि वो बहुत से लोग कहते हैं टोपी ड्रामा है आपस में कुछ एक दूसरे को, पर जेन्युइनली, और इसलिए वो जेन्युइनली बोलते हैं कि हर एक का अपना एक पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है। सिंध में पीपल्स पार्टी पॉपुलर है, वो उसको मेंटेन करना चाहती है, पंजाब में इन रोड लाना चाहती है, उसको पता है PMLN एक वीक विकेट पर खेलती है, पंजाब में भी और फेडरल लेवल पर भी। तो वो उस हद तक तो जाके भरपूर क्रिटिसाइज करते हैं, नॉट ओनली बिलावल भुट्टो बट दूसरे पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी। लेकिन जिस तरह बजट में नहीं आप देखते हैं, जब बजट प्रेजेंट होता है तो शदीद इतराजात आते हैं पीपल्स पार्टी जी। इतनी शिद्दत होती है कि इतनी शिद्दत तो PTI की तरफ से नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी जब मेरे से पूछा था कि क्या होगा फाइनली, तो मुझे पता था कि फाइनली तो वही होगा कि निजाम में चलना है। हाँ, और निजाम का एक बहुत मेजर हिस्सा है पीपल्स पार्टी। तो वो कैसे उस रेड लाइन को क्रॉस करेगा जिसमें निजाम गिर जाए। अगर उनको जूनियर पार्टनर बन के रहने इस निजाम में तो वो भी उनके लिए मंजूर है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ये है कि कॉमन एनिमी जो है इमरान खान, अगर वो कहीं से उसको फायदा पहुंच गया या वो बाहर आ गया तो PMLN की नहीं पीपल्स पार्टी की भी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वो एक उनके लिए एक लेकिन अगर हम आजाद कश्मीर के इलेक्शंस को देखें जुबैर साहब, तो यहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचता हुआ इसलिए भी नजर नहीं आ रहा, एक या दो सीटों का भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद से इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया है। स्ट्रेटेजी आपको कैसी नजर आई उनकी, या आप डिनाई करेंगे कि नहीं बेहतर था कि कम से कम सियासी मैदान में तो होते? मेरा ख्याल है, देखिए इसमें ओपिनियन होता है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता कि बॉयकॉट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक नुक्ते नजर हमेशा से ये रहता है कि जी फायदा क्या है। आप लड़ेंगे इलेक्शन, आपको उस तरह से लड़ने नहीं दिया जाएगा, एक आपके पास सिंबल भी नहीं है, और फिर पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट है या रूलिंग पार्टी है वो आपकी मुखालिफ उस हद तक है कि कुछ भी हो जाए PTI को नहीं जीतना। So does it make sense to contest elections? मेरा भी ये point of view है, it's a difficult decision but right decision. ठीक है, आपको मालूम है कि आपकी दानिश के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राइट डिसीजन लिया है, लेकिन जो मैं बात करती राना साहब जुबैर साहब से भी कि बिलावल साहब बहुत कह तो रहे हैं अपने बयानात में नून लीग के खिलाफ बातें, ख्वाजा साहब को लेके उनका स्टांस अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन अगर पीएम साहब कोई एक्शन नहीं लेते तो वो बतौर पार्लियामेंट के मेंबर कुछ ना कुछ वो कार्रवाई की उम्मीद उनसे लगाई जाए। बिलावल ने ये बात क्यों कही सबसे इम्पोर्टेंट, ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों के हवाले से जो बात कही वो तो बहुत पहले कही। बिलावल ने वहां जाके जब ये सारी बात की तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की हिमायत हासिल करना था, उनकी हमदर्दी हासिल करना था कि देखें मैं आपकी देखें मैं आपकी खातिर जो है कैसी बात कर रहा हूँ, और देखें मैं वजीर आजम से कह रहा हूँ कि उन्हें लात मार दे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ये 1 लात की कहा या 2 लात की कहा, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को इतनी ही तकलीफ है तो कौमी असम्बली के अंदर उनके खिलाफ एक करारदाद पेश कर दें। अगर आप कश्मीरियों से इतने ही हमदर्द हैं तो आप कौमी असम्बली में जाके कर लें, एक करारदाद पेश कर दें। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो की इस तकरीर का ये जुमला तो सारे सुनाते हैं, ये जुमला नहीं सुनाते कि उन्होंने कहा कि हम आपकी पसंदीदा पार्टी हैं, आप हमें वोट दें, और दूसरी पार्टी हमारे दोस्त मुस्लिम लीग नून है। तकरीर में उन्होंने फरमाया, यानी उन्होंने बाकी जमातों को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि इस जमात के स्टेक होल्डर इस सिस्टम के ही 2 हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मानदा जमातों से आपकी क्या मुराद है? वो IPP वाले? IPP एक हकीकत है, ठीक है। आज देखें ये IPP एक ऐसी ही हकीकत है
जैसे एक खूबसूरत क्या नाम है अदाकारा के मुंह पे फोड़ा निकल है, अच्छा, ठीक है ना, वो उस फोड़े को छुपा नहीं सकती, सही, उसने आने ही आना और फटना भी है, ठीक है, ठीक है। आईपीपी तो एक बहुत बड़ी लेकिन जब वो हकीकत है। फोड़ा फटता है तो चेहरे की जो खूबसूरती है वो बांध पड़ जाती है राणा साहब। तो फोड़े से ही बढ़ जाती है, तो गिलगित बल्तिस्तान में क्या ये फोड़ा नहीं होगा? जुबैर साहब, आपने भी कुछ देर पहले कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है और यही सेटलमेंट आपने बजट के दौरान भी देखी और आवाम ने भी डेफिनेटली उसको महसूस किया, लेकिन क्या एमकेएम और नून लीग के दरमियान भी वही सेटलमेंट मजबूत है जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान है? क्योंकि वो भी नाराज हुए बैठे हैं और अलहदगी का ऐलान कर बैठे हैं कि अगर उन्हें गवर्नरशिप नहीं मिलती तो वो अलहदा हो जाएंगे। अगर वो अलहदा हो गए, हाँ जी। दैट विल बी द मिरेकल ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, अगर वो अलहदा हो गए, सही, मतलब एमकेएम को तो पता है, उनको भी पता है कि उन्होंने उसी तनख्वाह में काम करना है। और ये आज की स्टोरी नहीं है। एमकेएम जब से वजूद में आई है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उन्होंने की है, वो एक फोन कॉल के बेसिस पर अपना फैसला करते हैं कि उन्होंने किस तरफ झुकाव करना है। इमरान खान 2018 में उनको एक फोन कॉल आई कि जी इमरान खान को आपने वोट देना है उनके प्राइम मिनिस्टर के बनने में, और एमकेएम ने बिल्कुल जी हजूर करके उनको वोट दे दिया। 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था उसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो एमकेएम और बाप पार्टी तो डिफरेंस थे। अगर आप 2018 का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देखते हैं इमरान खान का जी। और कंपेयर करें उसको 2022 के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो सिर्फ एक फर्क था, बाप पार्टी और एमकेएम जो थी उन्होंने अपनी जो भी था चाहे या उनको जो भी कह दिया गया था, ऑर्डर कर दिया गया था, वो उन्होंने चेंज कर दिया और उसकी वजह से इमरान खान हार गए और बाहर हो गए। तो उनको तो आज जो भी दो ऊपर जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपनी सियासत करनी थी। दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन कराची और अर्बन सिंध, ना ही उनका कोई सपोर्टर है। अब वो अगर ये छोटी मोटी सियासत भी ना करें, थ्रेड्स वगैरह भी ना करें, तो फिर वो करेंगे क्या? व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? हुज इंटरेस्ट डू दे रिप्रेजेंट? किसी का भी नहीं। तो कराची में एक सीट उन्होंने जीती थी, खालिद मकबूल की मेरे ख्याल जीती थी, बाकी सारे वो हारे थे। तो वो उनके साथ जब बैठ के बात करते तो किस बेसिस पर वो चैलेंज करेंगे कि जी हम निकल जाएंगे? हो गए आप निकल जाएंगे, आपकी हैसियत है क्या? हाँ जी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो एमकेएम तो पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा ठीक सिचुएशन में है, लेकिन वो उस निज़ाम का जरूर हिस्सा है जो निज़ाम नहीं चलना है, पता नहीं अगले 5 साल 10 साल 20 साल कब तक चलना है। और जब गिरेगा निज़ाम तो ये सारे मौलाना की नाराजगी को अफोर्ड करते हुए ये निज़ाम चल सकता है जुबैर साहब? आजकल तो वो भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। मौलाना साहब देखेंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में भी मीटिंग्स में डिस्कस होता रहा है कि काफ़ी दफ़ा कुछ लोग हैं जिनका हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो मौलाना साहब के हवाले से बात करते हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जाहिर है, एक फैक्ट है कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर है, और मौलाना साहब सही मानों में अगर ऑपोजिशन रैंक्स पे आ जाएं तो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनेगा बहुत सीरियस, बिकॉज उनके पास स्ट्रीट पावर है। वो इतने बड़े बड़े जलसे कर सकते, पीटीआई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता इन हालात में। तो एक तो उनके पास वो है, लेकिन कितने हद तक वो सीरियस है। हाँ जी। और जिस तरह आपने खुद कहा कि अभी जो अमेंडमेंट्स हुई थी 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट, उसमें जो जिसको कहते हैं ना फोकल पॉइंट था ऑफ नेगोशिएशंस, वो मौलाना का घर था ना। मोहसिन नकवी हों या बिलावल भुट्टो हों या पीटीआई के लीडर्स हों, वो उधर जाते थे और फिर आते थे, और मतलब एज इफ कि एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन मौलाना सपोर्ट। तो मौलाना, लेकिन मेरे अपनी नजर में मौलाना साहब उस हद तक नहीं जाएंगे, और उसकी वजह है मौलाना साहब की सियासत को सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया था केपी में। तो वो एक ऐसी मूवमेंट का हिस्सा बने जिसके नतीजे में इमरान खान बहाल हो जाए और इमरान खान की वापसी हो, और केपी में अगर वापसी होगी और हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, तो मेरा ख्याल है सबकी असेसमेंट ये केपी में तो लिटरली मतलब 100% नहीं तो 98% तो इमरान खान के वोट जाएंगे। ठीक है। तो इतने तो बेवकूफ मौलाना साहब हैं नहीं कि वो अपने पॉलिटिकल उसको इतना रिस्क में डालेंगे। राणा साहब, ले सकते हैं मौलाना साहब ये रिस्क, या ये सियासी मौका हो सकता है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से जो मूवमेंट चलनी है उसमें पार्टिसिपेट करें और मरकजी किरदार अदा करें मौलाना साहब खुद भी, और वैसे भी आज भी अलीमा खान साहिबा जो हैं वो स्वात पहुंची हुई हैं, स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं। वो अलग बात है कि मुझे उनकी पार्टी का कोई दूसरा मेंबर वहाँ पर नजर नहीं आ रहा फिलहाल जिस तरीके से वो मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। फिर
इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान भी कर रखा है। आपको लगता है गवर्नमेंट इन्हें अलाउ करेगी? मैं फिर जुबैर साहब की भी इसके ऊपर टेक लूंगी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है कि वो इस जलसे का हिस्सा होगी या नहीं। जी राना साहब। एक तो मौलाना हमारे जो है ना, वो एक पक्के सियासतदान है, कोई शक नहीं, और वो बिल्कुल हमारे उस खान भाई की तरह हैं जो 50,000 का कालीन आखिर में 500 में बेच के चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो तो रेट अपना ऊपर लेके जाते हैं, फिर जहां उन्हें कीमत मिले वहां पे वो बैठ जाते हैं। क्योंकि जो ज़बान वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे हैरानगी हो रही है कि मौलाना इमरान खान के खिलाफ जो ये सारा कुछ भी हुआ उसका सरखेल थे। और वो कहाँ से हिदायत मिलती थी? वो खुद मानते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें बुलाया और हमें कहा कि ऐसे करो। मैं था, बिलावल था, शहबाज था, अब जैसे और एमकेएम दो की डोरे लोग किसी और ने हिलाई, जो जुबैर साहब भी बात कर रहे थे, वैसे ही मौलाना साहब तो तो उन्हें ग्रीन सिग्नल वहां से नहीं मिलता। हाँ, मौलाना जो है वो जो कुछ भी आज कह रहे हैं वो इसीलिए लोग यकीन नहीं कर रहे कि मौलाना तो इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे थे, और फिर उन्होंने एतराफ़ किया था कि मुझे ऊपर बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप वापस जाएं, हम 4-5 इस्तीफे दिलवाने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो मौलाना किस मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं भाई? हम ये कहते हैं ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत बड़े जलसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो इतने वोट क्यों नहीं ले लेते? दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास अपने मुसल्लह जत्थे हों और वो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग दी गई हो, तो ये तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा खुद रियासत के अंदर क्वेश्चन है। और ये जो आपने एक बड़ा आज इतवार है, मुझे लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई हुई, आपको ख्वाबों ख्यालों के अंदर हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की रिहाई की मुहिम चलाएंगे। वो क्या तो जुबैर साहब बात कर रहे थे ना कि ऐसा कोई रिस्क अगर वो चाहें तो नहीं, वो नहीं, जुबैर भाई ये नहीं कह रहे, वो कभी भी नहीं ये कह रहे कि वो चाहें, वे मुमकिन ही नहीं है। वो शायद परवीन शाकिर का शेर है ना, कमाल जब्त को अपने में आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। ठीक है ना? तो मौलाना फजलुर रहमान अपने हाथों से सिस्टम की दुल्हन को सजा दें कि जी आ जाए जी, आप आके यहाँ पे बैठ के कर ले, ये मुमकिन नहीं है। एक चीज से कर ले, फिर आप जुबैर साहब की तरफ जाइएगा, आप इस बात को समझें कि ये पूरा सिस्टम एक जानिब है, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान, MQM, बाप पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब एक जगह खड़े हैं। ठीक है, ये इन सब की बका इस सिस्टम की कामयाबी में है। इस सिस्टम को सिर्फ एक बंदा चैलेंज कर रहा है जो अडियाला के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये इस सिस्टम के बेनिफिशियरी जो है वो क्यों इमरान खान की हेल्प करेंगे जाके, या उसके लिए तहरीक चलाएंगे? ठीक, ये पॉसिबल ही नहीं। सही। जुबैर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो मीनार पाकिस्तान होने वाला जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मीनार पाकिस्तान जलसा, उन्होंने अभी तो जगह का भी तयन नहीं किया। क्या लगता है आपको? आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की भी मेंबर हैं आप, सर सब इकट्ठे होंगे, ये जलसा होता है, ये एहतजाज होता है, आपकी कॉपरेशन क्या होगी, पार्टिसिपेशन क्या होगी? और अगर ये लोग जलसा भी करते हैं विद इन पंजाब प्रेमिसेस, तो आपको लगता है कि इनको कोई मिलेगी जगह शगह? 10 दिन पहले जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये सारी चीजें अगस्त 5 के हवाले से डिस्कशन हुई थी कि किस तरह से एहतजाज करने 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को, तो ये तो सबकी एग्रीमेंट था वहाँ के कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक। और ये भी एक ऐसा तासुर था कि जी अगर कोई हम इसको लेके, इस डेट को लेके ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर सकें कि जो वो फिर सिर्फ 5 अगस्त की रात को खत्म ना हो, वो कंटिन्यू रहे। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है PTI के, वो भी शामिल थे, महमूद असद थे और तमाम लीडर्स थे, दूसरे लीडर्स भी थे। तो एक चीज तो तय हो गई कि जी 5 अगस्त के हवाले से कुछ ना कुछ करना है। और वो जब दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, तो उसमें मुस्तफा खोखर साहब ने जो अलामिया जारी किया था, पढ़ा था, उसमें ये जिक्र किया था कि ये 5 अगस्त के हवाले से हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक। जो फिर प्रोविंशियल लेवल पर हर एक को कह दिया गया था कि पंजाब लेवल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या सिंध के लेवल पर वो अपने अपने प्रोग्राम बनाए, ताकि वो जरूरी नहीं है एक कोई सेंट्रल जगह आपने इकट्ठा होना है या लॉन्ग मार्च करना है या कुछ और करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक तो वो हो रहा है सिंध के लेवल पर, तो मुझे पता है हो रहा है, लेकिन ये जलसे का
तो बिल्कुल हुआ था कि बड़ा जलसा कहाँ होना चाहिए, एक बड़ा। अच्छा, और वो किस जगह का है तय्युन? मेरा अपना जाती ख्याल है कि कंक्रीट ऐसे कुछ बात नहीं हुई कि कहाँ होना चाहिए, बट केपी वे ही होगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पंजाब में एक तो ये है कि इजाजत मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल ऐसे इवन कराची में मुश्किल होता है, इवन छोटी सी एक कॉर्नर मीटिंग के लिए इजाजत। एंड मैं उसका विटनेस हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा कि अगर आप एक तो पीटीआई के नाम पर तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहते हैं क्योंकि हम 5 अगस्त को करना चाह रहे हैं और आप हम ये जगह की इजाजत दे दें, तो वो कहते हैं 5 अगस्त ही क्या अहमियत है। आप कहते नहीं, हम तो एक सबकी गैदरिंग कर रहे हैं, उसमें लॉयर्स भी आएंगे, असातिज़ा भी आएंगे, और लेबर भी आएगा, और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, तो वो जाहिर सी बात है वो इतने बेवकूफ तो वो भी नहीं है। तो वो इजाजत अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि लाहौर में किसी जगह भी मिली है, या गुजरांवाला में किसी जगह। तो आपको ये लग रहा है कि बेहतर जो मामलात हैं वो केपीके की हत्या के रहेंगे? इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी अलीमा खान साहिबा बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं हमें, स्ट्रीट मूवमेंट चलाते हुए, और इसी सीट बरकरार रखना वो चाह रही हैं, कि जिसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जब जलसा हो तो उसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शिरकत इख्तियार करें। क्योंकि हमने मासी में देखा है कि केपी की तरफ जब जाना हो या किसी जलसे का या एहतजाजी रैली का हिस्सा बनना हो पाकिस्तानी अवाम को, तो उसके लिए पंजाब से निकलना एग्जिट और एंट्री पॉइंट से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, सिंध वाली साइड से भी। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन जो है ना, सवाल निशान लग जाता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बढ़ती महंगाई के हवाले से डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में जूं पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हर एक चीज पर हमें नजर आता है। वो अलग बात है कि पेट्रोल प्राइस डिक्रीज हुई, बावजूद इसके पाकिस्तान में हमने किसी चीज में नहीं देखा कि कोई ना कोई कमी वाकई हुई हो। जुबैर साहब, आपके नजदीक गवर्नमेंट इटसेल्फ खुद क्या कहते हैं इसकी जिम्मेदार है, या ये जो हम लोग देख रहे हैं अमेरिका ईरान वॉर है उसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर पड़ रहे हैं? अमेरिका ईरान के जो जंग है उसके असरात तमाम मुल्कों पर पड़ रहे हैं। हाँ जी। अमेरिका पर भी पड़ रहे हैं, वेनेजुएला पर भी पड़ रहे हैं, कनाडा पर भी, और उनको छोड़ के हमारे खित्ते में जो ममालिक हैं, जाहिर है वो भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो भी उनके ऊपर भी असरात हैं, और उतने ही हैं जितने पाकिस्तान पर है। इंडिया है, श्रीलंका है, वियतनाम है, बाकी बांग्लादेश है। लेकिन अगर आप देखें उनकी मैशत जो पिछले 1 साल की बात नहीं, बहुत सालों की बात है, ये कंसिस्टेंट थी। तकरीबन इंडिया की मैशत ग्रो कर रही है पाकिस्तान के मुकाबले में डबल से ज्यादा, और उनकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, ग्रोथ रेट है, वो 0.7% है इंडिया की एग्जांपल दे रहा हूँ, और पाकिस्तान का 2.5%। तो अगर आप ग्रो भी डबल से ज्यादा कर रहे हैं, महंगाई आधी से कम है, कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स की बात कर रहे हैं, और पॉपुलेशन भी आपकी इतने मसाइल नहीं पैदा कर दी गई। इस वक्त आपके लिए मुश्किल है, जो इस वक्त की पॉपुलेशन है उनको बिजली प्रोवाइड करना, तालीम, फेयर, गैस प्रोवाइड करना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और हर साल आप दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पैदा भी करते चले जाएं तो आपके लिए मसाइल के अंबार लग जाएंगे। और वही है कि जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं खित्ते के दूसरे ममालिक से, और तरीका भी यही होता है। तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे आप कहते हैं कि आपकी मैशत अच्छी है बुरी है। एक तो आप पिछले अदवार से, लाइक फॉर एग्जांपल कि आज जो हुकूमत है उसकी पिछले जो हुकूमत थी पीटीआई, उसके मुकाबले में। दूसरा आप करते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के हवाले से कि क्या इतना खराब या इतना अच्छा कभी था अपने मुल्क में। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खित्ते के दूसरे ममालिक के। ऑल थ्री काउंट्स इज अ मैसिव फेलियर। और सवाल यही पैदा होता है कि बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि पाकिस्तान में खित्ते के मुकाबले में सबसे ज्यादा गुर्बत क्यों है, और बाय फार सबसे ज्यादा क्यों है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका के मुकाबले में इतनी ज्यादा क्यों है। पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रही है, जबकि बाकी दुनिया के ममालिक में दबा के इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया को आप ले लें, बांग्लादेश। सर, यही सवाल तो हमारा भी रहता है कि बेवहा एमओयू साइन होते हैं पर बावजूद इसके पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। राना साहब, ये जो रोजाना का फॉर्मूला हुकूमत ने अप्लाई किया है, वो अलग बात है कि अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि रात को हुकूमती रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि 4 रुपए बढ़ेंगे या 5 रुपए बढ़ेंगे। अपनी तरफ से तो उनका एक फॉर्मूला है ही, लेकिन आपको भी क्या कहते हैं लगता है कि ये जो फ्लक्चुएशन हमें नजर
आएगी हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, उसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा? तो कोई एक ऐसा काम बताएं जिसका असर आम आदमी की जेब पे नहीं पड़ रहा। आप पेट्रोल छोड़ दें, आप चीनी, आटा, घी, दालें, कोई चीज़ बता दें जिसमें आवाम की जेब पे असर नहीं पड़ रहा और उनकी जेब के ऊपर को आसानी आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हम ये बात मानने को तैयार नहीं हैं कि डिफ़ॉल्ट कहते किसे। लफ्ज़ों की गोरख धंधे का नहीं मुझे पता। अच्छा। मुझे ये पता है कि जब मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाए और चीज़ें उनकी क़ुव्वत ख़रीद से आगे चली जाएं, तो मेरे लिए तो वही डिफ़ॉल्ट होता है। एक ऐसा मुआशरा जिसमें जो बुनियादी ज़रूरतें वो ही ख्वाब बन जाएं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। 1990 में मेरा अहले नरसिम्हा राव थे भारत के वज़ीर आज़म और यहाँ थे नवाज शरीफ साहब। दोनों ममालिक एक ही तरह की सिचुएशन का शिकार थे। मैंने इंडिया का दौरा किया, हमारा रुपया उनसे ऊपर था 1.5%। मैं खुद इसका विटनेस हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक का है कि उन्होंने तो अपने सोने के जहाज भरे और यूरोप ले गए थे बेचने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक प्रिंसिपली एक फैसला किया बतौर कौम कि अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और उसके बाद अभी जुबैर साहब बता रहे हैं उनकी इकोनॉमी, उनका ग्रोथ रेट, उनकी पर कैपिटा इनकम, आपको अंदाजा होगा। अब तक हम मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके कुछ 15-16 दफा IMF के पास जा चुके और फिर ये कहते हैं कि मुल्क के मसाइल हम हल करेंगे। जिन्होंने मुल्क को कर्जों की दलदल में दबा दिया, कर्जे ले लेके अब हमारा अगर जो कर्जे हैं GDP से 50-60% ऊपर चले गए, तो और किस चीज का नाम है भाई डिफॉल्ट? इसी चीज का नाम डिफॉल्ट है। बाकी आप जो कह रही है पेट्रोल की फ्लक्चुएशन, मुझे नहीं पता अभी तक भी कि इनके जहन में कोई प्लान है कि नहीं है। हाँ, इन्होंने सिर्फ ये किया है कि अपनी बला गले से उतार के ओगरा के सर डाल दी कि अब तुम जो मर्जी फैसला करो। ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ओगरा जो मर्जी फैसला करे उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। ओगरा जो महंगाई करेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। और ये हुकूमत जो है इसके हाथ से गेम निकल गई है। मैं आपको हाथ से खुद गेम निकाली गई है या गेम निकल गई है, ये भी तो एक सवाल निशान है। नहीं, आप देखें ना, जो मेजर आपके प्रोजेक्ट होते हैं, जो हुकूमत फलाही रियासत के अंदर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, क्या होती है? तालीम, सेहत, उसके बाद आपके लोगों के खाने पीने का खुराक। तो तीनों चीजें आपके हाथ से निकल चुकी है। तालीम आपने प्राइवेटाइज कर दी, सेहत प्राइवेटाइज कर दी। मैं ये समझता हूँ कि जुबैर साहब से जरूर पूछिएगा कि क्या ऐसी हुकूमत का इखलाकी तौर पे अब सस्टेन करना बनता है या नहीं बनता। जुबैर साहब, बढ़ती महंगाई और जो हालात हैं वो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, या फिर ये जो सियासी इत्तेहादी क्या कहते हैं दाव पेच है, ये हुकूमत के लिए चैलेंजिंग हो सकता है? कल ज़फ़र रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैं यही बातचीत कर रही थी। तो दीगर यूरोप और भारत का और दीगर और ममालिक का हवाला दे रहे थे कि देखिए ना, वहां पर भी तो रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाता है। तो जब वहां पर प्रैक्टिस ये हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? तो सर, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती जुबैर साहब? पहले तो स्टार्ट करें ना लीगल से। अच्छा, मतलब लीगली दे शुड नॉट बी सिटिंग इन द पार्लियामेंट एंड होल्डिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप एंड कैबिनेट, जो भी कैबिनेट में बैठे थे। और ये इट्स एन इशू पाकिस्तान का, जो सबसे बड़ा इशू है ना, इनकॉम्पिटेंस की है, कैपेसिटी भी नहीं है, समझ बूझ की, इंसाइट नहीं है। जिस तरह आप देख लें ना, बलूचिस्तान का जिस तरह हल की बात की जाती है ना कि टिल द लास्ट मिलिटेंट इज अलाइव, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर लास्ट मिलिटेंट खत्म भी हो जाते हैं तो क्या सिटीजन आप में आपकी क्रेडिबिलिटी है हुकूमत की? वही जब तक रिस्टोर नहीं होगी तो फिर आपका हल बिल्कुल खराब गलत है। एक तो पाकिस्तान की मीशत बिल्कुल डिफरेंट है और ये एक तजर्बा है जिसको स्टेक होल्डर्स के साथ पहले डिस्कस करना चाहिए। ये डिबेट में आना चाहिए था, ये पार्लियामेंट में आना चाहिए था कि इसके क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। किसी की समझ में ही नहीं है। एक दिन शाम को आए, रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दी, कोई वहां मीडिया को नहीं बुलाया, रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ताकि सख्त सवाल ना पूछे थे। तो अभी तो हमारे इतने सवाल हैं, वो कहते हैं हुकूमत, वो इसलिए कि इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हुकूमत होती रही है पिछले 2-3 महीने में, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है,
कि उन्होंने कहा अपने ऊपर से बोझ उठा दो कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ओगरा करेगा। भाई ओगरा भी तो आप ही अपॉइंट कर रहे हैं ना, ओगरा में कौन से लोग स्विट्जरलैंड के आगे आपके। हाँ जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक चीज होती है जिसको आप टाइम देते हैं ताकि मैं अपनी बिजनेस मॉडल को उसके तहत एक एडजस्ट कर लूं। अभी आप एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ले लें कि वो कैसे एडजस्ट करेगा, रोज की बुनियाद पर अगर ऊपर नीचे प्राइसेस होंगी और उसको कौन मैनेज करेगा, अभी आप कैसे मॉनिटरिंग होगी। फिर दूसरी बात है जखीरा अंदोजी पाकिस्तान में इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो अभी पिछले 3-4 महीने में लोग कहते हैं ना कि लोगों की जेबों से, कल वो कायरा साहब एक प्रोग्राम में थे कि ये कल आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं डाका डाला, मैंने कहा भाई अगर एक कंपनी है ऑयल रिफाइनरी जो कि लॉस में जा रही थी और पिछले 3 महीने में जबरदस्त प्रॉफिट में चली गई है, तो बंदा पूछता तो है भाई इस वक्त तो हम सुन रहे थे ये क्राइसिस में। तो जुबैर साहब आपकी दानिश के मुताबिक स्ट्रेटेजी क्या इख्तियार करे हुकूमत के, पेट्रोल की किल्लत भी ना हो और जो क्या कहते हैं पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो भी बैलेंस रहे आवाम की कुव्वत खरीद में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के हम उसको इतने आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो डिबेट अभी हो ही नहीं है। पेट्रोल पंप उसका कैसे फायदा उठाएंगे, वहां पेट्रोल इंक्रीज उन्होंने डिक्रीज अनाउंस की और वो पास ऑन वहां पेट्रोल पंप वाले नहीं करेंगे। हाउ इज द गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट, हु विल, हम कहाँ जाएंगे, आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा, कोर्ट कचहरी तो जाने से रहे। स्टेक होल्डर्स को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी, उसके बाद जाके इसका सबका कोई फैसला करना चाहिए था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू है, इंटरनेशनल इशू है, लेकिन डेफिनेट सी बात है पाकिस्तान भी इस इशू में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। हमारी स्ट्रेटेजी अब आने वाले दिनों में क्या रहेगी इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम को सख्त तरीन हिदायत जारी की हैं कि वो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दे। अमेरिकी मीडिया इसे बारहा रिपोर्ट कर रहा है और जो अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स उसके मुताबिक ये कहना है कि ईरान के पास मिसाइल का वाफिर जखीरा मौजूद है, यही वजह है कि हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जुबैर साहब, आपको ये जो जंग है ईरान और अमेरिका के माबैन एक लामुतनाही जंग की जानी बढ़ते हुए नजर आ रही है? जाहिर है वी आर डीलिंग विद डोनाल्ड ट्रंप एंड आई थिंक दुनिया ने ज्यादातर ममालिक ने तो डोनाल्ड ट्रंप को सही रीड कर दिया था। पूरा यूरोप आप देखते हैं उनका साथ नहीं दिया, उसने जो उनके ट्रेडिशनल सपोर्टर्स उनके अलाइज रहे हैं, नॉट जस्ट नाउ फॉर डेकेड्स। चाइना ने नहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात को ट्रस्ट किया, ना उनको सपोर्ट किया। वो जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया था या किसी चीज ने जब ईरान पर हमला किया है, इंडिया ने, रशिया ने, साउथ कोरिया, जापान, ये बड़े ममालिक हैं जिन्होंने किसी ने तो सिवाय मिडिल ईस्ट के हमारे जो हुक्मरान है और पाकिस्तान, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे, बल्कि उनको तो नोबेल प्राइज एक दफा नहीं 2 दफा रिकमेंड भी कर चुके थे। तो एक्चुअली हमने उनको इतना ज्यादा मेरा ख्याल चढ़ा दिया कि ही स्टार्टेड टू थिंक ही कैन डू एनीथिंग। अब मेरा ख्याल है सिंस द हिटलर डेज कोई भी दुनिया का लीडर इतना डेंजरस नहीं आया होगा, लेकिन वो इतने बड़े मुल्क का सरबराह नहीं होगा कि जिसकी वजह से, जिसकी फैसलों की वजह से दुनिया के लिए मुश्किलात इतनी पैदा हो जाए जो ऑलरेडी हमने देखा है। और ये सिर्फ जंग की नहीं है, जो पिछले साल जब वो पहले आए थे सेकंड टर्म स्टार्ट किया तो टैरिफ की जंग उन्होंने शुरू की, जी। वो खतरनाक तरीन जंग थी। मतलब उसमें पूरी मार्केट्स ऊपर नीचे हो गई, उसमें उन्होंने या उनकी फैमिली ने बहुत पैसे कमाए हैं, ये अलग बात है, लेकिन कोई क्रेडिबिलिटी नहीं छोड़ी थी। वही चाइना के ऊपर मैं ये कर दूंगा, इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, जो भी ममालिक थे। अभी भी जो अब उन्होंने पहले स्टेट ऑफ हरमुज का फैसला किया कि 20% चार्ज करेगा अमेरिका जो भी गुजरेगी, उसको 24 घंटे में रिवर्स कर दिया कि मैंने इसलिए रिवर्स किया कि जो ममालिक इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में तो वो ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है। मतलब है आपकी कभी ऐसे डिप्लोमेसी हमने तो नहीं देखी थी पिछले 50-60 साल में जो ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑल दीज अरब लीडर्स एंड पाकिस्तान हैव टू कॉल आउट डोनाल्ड ट्रंप फॉर व्हाट ही इज, और फिर जाके शायद वो थोड़ा सा सुधरे। राना साहब, ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिवर्स पॉलिसी है ना अपनी ही स्टेटमेंट को लेके, स्वीपिंग स्टेटमेंट को लेके, वो बाकी लोगों के लिए भी खासी परेशान कुन होती हैं। यही वजह है कि एक एतमाद साजी का फुकदान था ईरान और अमेरिका के माबैन MOU साइन होने से पहले। तो सर, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो मीडिएटर्स जो कि इस मामले में कूदे, जिन्होंने कोशिश की कि खित्ते का अमन बहाल किया जाए, वो इस वक्त की सिचुएशन में उनकी पोजीशन क्या है? देखिए, सबसे ऑकवर्ड पोजीशन पाकिस्तान की है। उसकी रीजन सुने कि अब ईरान अगर सऊदी अरब पे हमला करता है
हमारा सऊदी अरब के साथ है डिफेंस एग्रीमेंट, कुवैत भी हमारे साथ ख्वाह है कि हमारे साथ सऊदी अरब जैसा एक एग्रीमेंट कर ले। अब आप समझें कि अगर ये जंग फैलती है और ईरान सऊदी अरब कुवैत पे हमला करता है तो हमारी पोजीशन क्या होगी, हम कहाँ खड़े होंगे? हम ऑलरेडी ईरान को ये कन्वे कर चुके हैं कि भाई हमारे लिए ये सिचुएशन नाकाबिले कबूल हो जाएगी अगर आप सऊदी अरब पर मुसलसल हमला करते रहे। अब जो मुझे असल खौफ है ना वो ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान और ईरान किसी ऐसी सिचुएशन में आमने सामने ना आ जाएं जो दोनों ममालिक के लिए बेहतर ना हो। क्योंकि अगर अमेरिका की प्लानिंग के तहत ये जंग बढ़ती जाती है तो उनके पास डायरेक्ट वाशिंगटन पे हमला करने का तो कोई रास्ता नहीं है। वो तो उन जगहों पे हमला करेंगे जहां से अमेरिका स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं और वो है खलीज की रियासतें, ठीक है। तो जब वहां वो हमला करेगा तो हमारे उन ममालिक के साथ अगर दिफाई ताल्लुकात होंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी एज पर एग्रीमेंट कि हम उनकी हिफाजत के लिए खड़े हों। हम हिफाजत के लिए खड़े होने का मतलब ये होगा कि हम ईरान के सामने खड़े हो जाए। मुझे ये लगता है ये बारीक वारदात इसीलिए डाली जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह इस जंग में इंगेज किया जाए। अब आपको याद होगा मैं बहुत अरसे से ये एक जुमला कह रहा हूँ कि इसकी नौबत आ सकती है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सम टाइम ऐसे होता है कि जो पंचायती होता है ना वो सबसे ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है। जिसके घर में दोनों मुखालिफ फरीक आए हों, जाते हुए अगर सुलह ना हो तो जाते हुए कोई आप पे ही बात कर जाएगा, कोई कुछ करेगा, छुड़ाने में ही आपको 2-3 चपेड़े पड़ जाती हैं, ठीक है ना। इन हालात में ट्रंप जो कर रहा है वो कैलकुलेटेड है, वो को पागल नहीं है। पाकिस्तान इस सारी क्रिटिकल सिचुएशन में सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान का रोल है कि वो अपने आप को इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व किए बगैर साइड पे रहे और अपनी मुखलिसाना कोशिशें करता रहे। चलिए मैंने सिर्फ क्लोजिंग रिमार्क्स लेने आपसे गुजारिश है कि आप क्या हुकूमत को मशवरा देंगे कि इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है पाकिस्तान का स्टांस होना क्या चाहिए, क्योंकि खलीज की रियासतें तो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने से रहेंगी। पाकिस्तान ने पहले बड़ी एफर्ट की और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सीज फायर कराने में भी अहम रोल अदा किया, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज्यादा पाकिस्तान कर भी कुछ नहीं सकता। पाकिस्तान को दिफाई मुआहिदा जो साइन किया था, बिल्कुल सही बात की है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा है और हमें ईरान को भी समझाने की जरूरत है, सिर्फ अमेरिका को समझाने की जरूरत नहीं, ईरान को भी समझाने की जरूरत है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना करें जिसको वो कंटेन करने के लिए उनके लिए भी मुश्किल हो जाए। उनकी भी मैशत बड़ी खराब और उसके असरात हुए हैं जंग में भी और अब और ज्यादा होंगे। तो आई थिंक थोड़े से कॉशियस ईरान को भी समझाने की जरूरत है। मुझे तो नहीं समझ आता कि ये किस तरफ जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात है। ना अमेरिका को अपोज कर सकते हैं खुल के, ना ईरान को कर सकते हैं। एंड वंस यू एंगेज इन रीजनल पावर गेम जैसे पाकिस्तान करता है तो फिर कुछ दोस्त बनते हैं और कुछ आपके शदीद मुखालिफ भी बनते हैं एंड यू हैव टू पे द प्राइस, जैसे हमने पास्ट में पे किया। अनडाउटेडली नो डाउट कि हमारे जो स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हों या डिप्लोमेटिकली अगर हम इसको देखें इस विजन में रहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद जुबैर साहब। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।